वेलकम टू एसडी के क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के विषय हिंदी है और पाठ कौन सा है 11। पाठ 11 के क्या करने वाले हैं हम प्रश्न अभ्यास। देखिए पाठ का नाम क्या था, फिर से एक बार और बता देते हैं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। देखिए सबसे पहला, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। उत्तर है देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है, यानी कि जो देवदार का वृक्ष होता है वो जो दिखने में होता है, यानी कि आकार का मतलब क्या होता है, उसे देखते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बहुत लंबा होता है और वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था, यानी कि जो फादर बुल्के थे, जो उनका व्यवहार था या व्यक्तित्व था वो भी कुछ इस तरीके का ही था। कैसा, एक देवदार के वृक्ष की तरह। ठीक है, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। यानी कि जो भी उनके पास चले जाता था वो क्या करते थे, उन्हें अपनी शरण में, कह रहे ना कि अपनी शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे, यानी कि उनको सांत्वना देते थे, उनका मन ठंडा हो जाता था, उनका मन रिलैक्स हो जाता था, इस तरीके की वो बातें करते थे। आगे देखिए जो नेक्स्ट है सेकंड, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया, यानी कि वो क्यों सबसे अभिन्न है। यानी कि एक इसमें बोला है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, यानी कि बिल्कुल अलग है, और किस आधार पर ऐसा कहा गया है। देखिए इसका उत्तर, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर, कहां से आकर, बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। यानी कि एक बेल्जियम को छोड़ के कहां पर आए, हमारे भारत में आए, और भारत में आकर उन्होंने यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। वो क्या कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है। भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे, यानी कि जो भारत के लोग हैं सबसे आत्मीय, यानी कि सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए महत्व रखते थे कि वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे, यानी कि वो पूरी तरीके से भारत को अपना चुके थे। आगे फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, यानी कि जो फादर है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत से प्रयास किए और तथा हिंदी के समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हिंदी की समृद्धि के लिए उन्होंने ब्लू बर्ड और तथा बाइबिल का हिंदी रूपांतरण भी किया था। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट थर्ड, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इनके उनके जो प्रेम प्रकट है, यानी कि उनकी भावना, उनका प्यार किस तरीके दिखता है। उत्तर देखिए, फादर बुल्के ने हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं, जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे। क्या करते थे, फिर से एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते रहते थे या सम्मिलित होते हुए गंभीर बहस करते थे, यानी कि बहुत सीरियस टॉक करते थे। आगे वे लेखकों की रचनाओं पर अपनी स्पष्ट राय, यानी कि जो लेखक होते हैं उनकी रचनाएं जो होती हैं उन पर अपनी जो राय होती है वो बिल्कुल क्लियर करते थे, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, और सुझाव भी देते थे, यानी कि उनको ओपिनियन भी देते थे, उन्हें सुझाव देते थे कि वे सड़क पर जा रहे लेखकों के पास साइकिल से उतरकर पहुंच जाते और उनकी रचनाओं पर बातचीत
करते थे। यानी कि अगर वो साइकिल पे जा रहे हैं तो वो साइकिल से उतरकर उनके पास पहुंचकर उनकी रचनाओं पर बातचीत करते थे, उनसे बातें करते थे। आगे फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था रामकथा। उत्पत्ति और विकास, क्या उनको क्या क्या नाम था? रामकथा और उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया है। यानी कि उन्होंने क्या किया था? ब्लू बर्ड का हिंदी में क्या नाम था उसका? नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया था। यानी कि एक्सप्लेन किया था कि फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। कहीं उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी कोश तथा बाइबिल का अनुवाद भी तैयार किया था। किसका किया था? बाइबिल का भी अनुवाद भी तैयार किया था। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। आगे वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते तथा इसके लिए अकाट्य तर्क देते। यानी कि वो किसी भी मंच पर जाते थे, कहीं किसी भी पार्टी में जाते थे, तो वो हमेशा क्या याद रखते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना उनकी एक बड़ी चिंता थी। तो उसी के बारे में वो हर जगह बात करते थे, चर्चा करते थे। तो ऐसे ही वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुखी हो जाते थे। देखिए आगे नेक्स्ट है फोर्थ। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्योंकि अपने शब्दों में लिख रहा है, उनके बारे में बताने किस तरीके। तो फादर बुल्के एक निष्काम कर्म योगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। कैसे थे? फिर से एक बार देखिए कि फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। वे अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता व अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। यानी कि उनके दिल में या उनके हृदय में सभी के लिए प्रेम उमड़ता रहता था या अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। दया, प्रेम भावना उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं के संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लूबर्ड, टाटा, बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। उन्होंने हिंदी में क्या किया था? पीएचडी, ये बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। वे हिंदी में प्रकांड विद्वान थे। वे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे और उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद, यानी कि जब उन्होंने पीएचडी भी कर ली थी, तो उसकी उपरांत भी ब्लूबर्ड, टाटा, बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया। फादर बुल्के अपने स्नेहजनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। यानी कि जो उनके प्रियजन थे, उनके साथ रहने वाले या जो भी उनके शरण में आ जाते थे लोग, वो हमेशा क्या ध्यान रखते थे? व्यक्तिगत के सुख दुख का ध्यान सदा रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। अगर उन्होंने कोई एक बार रिश्ता बना लिया था तो उसे कभी भी नहीं तोड़ते थे। ऐसी उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। यानी कि जो वो सांत्वना देते थे या जो बातें करते थे लोगों से, वो जो लोगों को सांत्वना मिलती थी, जो रिलैक्स फील होता था, उससे क्या होता था? लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था, एक उम्मीद की किरण जग जाती थी। अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी की श्रद्धा के पात्र थे। देखिए आगे, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? यानी कि लेखक ने फादर बुल्के को एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भावना उमड़ता रहता था। एक अपनापन का जो फील करते हैं लोग कि अगर किसी के पास जाते तो ये हमारे अपने हैं, उनके साथ रह करके अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उनके जो प्रियजन थे उनको क्या होता, उनके
क्योंकि फादर के हृदय में मानव के प्रति करुणा और असीम भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता, इनकी प्यार और अपनत्व का भावना उमड़ते रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों की चमक से असीम वात्सल्य तैरता रहता था। एक अजीब सा एक अलग ही रिश्ता तैरता रहता था, इनकी बहुत गहरा प्यार, स्नेह कह दो इसको, ठीक है। तो चमक से असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था। सॉरी, देखिए, लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था, यानी कि वो कैसे थे, वो बहुत दयालु, बहुत लोगों की भलाई करने वाले थे, ठीक है, सबकी मदद करने वाले थे। तो अगर उनके सामने कोई दुखी रहता था तो उनसे नहीं देखा जाता था। देखिए नेक्स्ट, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। और कैसे कैसे की थी? उत्तर है, प्राय सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। यानी जो सन्यासी थी वो किससे दूर रहते थे? सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की है। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल होते। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उसे कभी नहीं तोड़ते थे। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना नित्य प्रति काम था, यानी कि लोगों के घर आना जाना उनका नित्य प्रति काम था, यानी कि रोज का डेली का। इस तरीके से सबका ख्याल रखना, तो इस तरीके से सबका ध्यान रखना। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की है। देखिए आगे, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इनकी जो नम आंखें हैं उनको गिनना स्याही फैलाना है। इसके बारे में देखिए उत्तर क्या है इसका। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ शाही को बर्बाद करना है। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। यानी कि जब फादर जो बुल्के हैं, जब उनकी मृत्यु हुई तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे, तो उनको गिनना क्या है? स्याही फैलाने जैसा है। यानी कि अगर हम काउंट करने लगते तो नहीं गिने जाते, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि स्याही फैलाना जैसा है। अगर हम लोगों को गिने तो बहुत ज्यादा लोग थे, इसी के बारे में उन्होंने बताया। आगे देखिए, खैर, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कि अगर हम फादर को याद करते तो उसके बारे में क्या है? एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अगर हम किसी को याद करते हैं तो बिल्कुल जो उदास वाला सॉन्ग होते हैं, तो या उदास कोई गीत होता है तो उसको सुनने जैसा है। तो कैसे? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख से डूब जाता है, तो ऐसे ही वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं। कि किसी को याद करते हैं या कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं सीरियस, तो क्या होता है? आंखों से पानी आ जाता है। तो ऐसे ही उनका क्या है कि अपने आप ही नम हो जाती हैं आंखें। ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाता है कि जब भी हम फादर बुल्के को याद करते हैं तो हमारी आंखें क्या होती है? नम हो जाती हैं। देखिए आगे, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।